हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी की आंसर की है वो जारी कर दी गई थी और उसमें ऑब्जेक्शंस है वो आमंत्रित किए गए थे। 23 जनवरी है वो इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आज ही इसकी लास्ट डेट है। तो इसके लिए हमने जो ऑब्जेक्शंस है विभिन्न जो रेफरेंस बुक्स है या टेक्स्ट बुक्स है उनसे हमने इकट्ठा किए हैं। इसमें हमने लगभग सावधानी बरती है किसी भी सोर्स में। आप अपने अकॉर्डिंग इनका ऑब्जेक्शंस है वो लगा सकते हैं। किसी का भाई गलत भी हो रहा होगा, किसी सही हो रहा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फेयर होगा वो अपने आप आरपीएससी है, वो उनकी एक्सपर्ट टीम है, वो इसको रिव्यू कर लेगी। बहुत सारे ऐसी बचकानी गलतियाँ हैं एक तरीके से ही, मतलब सिंपल से सिंपल एरर है वो किए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। सेकंड पेपर को सबसे पहले करेंगे, उसमें 5 ऑब्जेक्शंस है। तो पाँचों एकदम सही ऑब्जेक्शंस है। तो 74 नंबर है, गडजात हिल्स और दंडकारण्य रीजन है आर द पार्ट ऑफ विच फिजियोग्राफिक रीजन। भारत के फिजियोग्राफिक रीजन्स या फिर भू आकृतिक प्रदेशों में गडजात और दंडकारण्य है वो किसके पार्ट है। तो गडजात और दंडकारण्य इन्होंने आरपीएससी ने माना है महाराष्ट्र, पठार, उत्तरी डेक्कन, नॉर्थ डेक्कन को माना है। जबकि आप आर.सी. तिवारी की भारत का भूगोल पुस्तक देखेंगे तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है पूर्वी पठार है। पूर्वी पठार का भाग है दंडकारण्य, गडजात पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर पठार भी इसी का ही पार्ट है। यानी पूर्वी पठार के 5 पार्ट है ईस्टर्न प्लेटो के। छोटा नागपुर प्लेटो पठार, बघेलखंड पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य और गडजात पहाड़ियाँ, ये 5 पार्ट है। तो महाराष्ट्र पठार तो हो ही नहीं सकता महाराष्ट्र में, उत्तरी डेक्कन में कहाँ महाराष्ट्र पठार में। और छोटा नागपुर पठार है वो भी उसी का ही, जो ये दंडकारण्य और गडजात है वो भी पूर्वी पठार का भाग है। तो ये जो है वो डिलीट होना चाहिए। इसको चैलेंज करना है डिलीट करने का। और कि भाई चारों ही ऑप्शन है कोई भी सही नहीं है। इसका उत्तर है वो पूर्वी पठार होना चाहिए, आप ये लगा देना। इसमें देखो इसका सोर्स भी लिखा हुआ है इन्होंने। लिखा क्या लो, एसपी चटर्जी 1964 नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन। इससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं हो सकता है, चटर्जी सर का लिखा हुआ है, मतलब एकदम ये पक्का डिलीट होगा। दूसरा दूसरा ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, कोपेन के क्लासिफिकेशन से पूछा गया था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से भारत का जो है, तो इसमें जो आरपीएससी ने माना है ए और बी है वो सही है। ए और बी। सीडब्ल्यूजी कोरोमंडल तट, सीडब्ल्यूजी जो कि गंगेटिक प्लेन होता है उसको कोरोमंडल तट पे कर दिया, जबकि ये सीएस होना चाहिए। तो ये गलत है, उसको भी सही मान लिया। बाकी दोनों बात की जाए तो ए एम डब्ल्यू पश्चिमी घाट है, तो ए एम डब्ल्यू वेस्टर्न घाट है। डीएफसी है वो अरुणाचल प्रदेश है। ये दोनों सही है। कौन कौन से सही है? बी और सी सही है, और बी और सी किसी में भी नहीं है। बी एंड सी है वो किसी में भी नहीं है, तो ये डिलीट होना चाहिए। कुछ बच्चों का ये भी तर्क था कि सर अगर ऑप्शन के हिसाब से बी एंड सी देखें तो केवल ओनली सी आ रहा है, तो इसको हम लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो आपने ओनली सी किया होगा, वैसे तो मोस्टली किया होगा, तो आप लगा सकते हैं। और कुछ लोग डिलीट लगाएंगे, तो मोस्टली तो डिलीट हो जाना चाहिए और ओनली सी भी मान ले, तो आप कर सकते हो ऐसा। आप आपको जैसा पसंद आए वैसा कर सकते हो। पर अब बी एंड सी तो कहीं है नहीं, तो डिलीट वाला आप चैलेंज कर देना तो डिलीट हो जाएगा। अगले सवाल में ये जो जैसे इसके लिए ऑब्जेक्शन है, तो ये भारत का भूगोल में ही आप देख लो। ये आप मैप भी दिया हुआ है, और मैप में आप देखोगे कि सी डब्ल्यू जी है वो ये यहाँ पे गंगेटिक प्लेन है, और ये जो कोरोमंडल तट है वो यहाँ पे सी डब्ल्यू जी गंगा तुल्य। इस प्रकार की जलवायु में जाड़े की ऋतु शुष्क होती है तथा सर्वाधिक बरसात वाले माह की वर्षा की मात्रा सबसे शुष्क माह की 10 गुना होती है। भाई उन्होंने गलत को माना है। तो ये वाला जो है सी डब्ल्यू जी वाला, इसको मैंने पूरा जो है सोर्स में, ये आगे सी डब्ल्यू जी का आगे वाला हिस्सा भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारे प्रोवाइड कर दिए गए। टेलीग्राम ग्रुप पे इनके प्रूफ है वो प्रोवाइड कर दिए गए, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा आगे वाला पैरा भी मैंने लिखा है। तो ये भारत का भूगोल आर.सी. तिवारी है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लंबाई के नौकायन वाले आंतरिक जलमार्ग है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज। देखो नेविगेबल होना चाहिए, इनलैंड वाटरवे होना चाहिए। आरपीएससी ने उत्तर माना है उत्तर प्रदेश, जबकि आप सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है स्टैटिक्स ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, नाम क्या है इनलैंड वाला है, तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का आंकड़े देखोगे तो ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट 2023-24 भारत सरकार की रिपोर्ट है।
इसमें आप देखोगे नेविगेबल लेंथ के इनलैंड वाले जो देखेंगे तो 829 है उत्तर प्रदेश का, 829 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा पूरे भारत में वो है वेस्ट बंगाल का 4593। तो ये इतना ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल है। एक तरफा ही, अकेला ही, मतलब लगभग लगभग 30% अकेला ही वेस्ट बंगाल का है। तो सबसे, इसमें आपको क्या करना है? चेंज करवाना है। क्या करवाना है? इसका ऑप्शन है वो चेंज करवाना है, और सही उत्तर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सही होना चाहिए। ये सही है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये इन्होंने जो आंसर है वो गलत दिया है, रॉन्ग आंसर दिया है। सही आंसर है वो वेस्ट बंगाल होना चाहिए। अगले वाले में जो है 100 नंबर सवाल है, राजस्थान का क्लाइमेटिक रीजन पूछा है, जलवायु वर्गीकरण पूछा है। त्रिवार्ता का किसका पूछा है? त्रिवार्ता का पूछा है। ये शेडेड एरिया है, ये छायांकित एरिया है, ये कौन सा है? तो ये जो है किसका है? आरपीएससी ने माना है ए डब्ल्यू, जबकि ये है सी ए डब्ल्यू। इसको भी चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। और ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ए डब्ल्यू। अब इसमें गलती क्या हुई है कि इन्होंने, जो पेपर बनाने वाला है वो जस्ट फोटो देखा। कौन सा देखा? हरिमोहन सक्सेना में ये फोटो गलत दिया हुआ है, तो वो फोटो देखा, वहां से कॉपी किया, डाल दिया। तो कॉपी पेस्ट करने वाले भी एक्सपर्ट बन चुके हैं, बताओ। इधर से इन्हें ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई ये सी ए डब्ल्यू होना चाहिए या फिर ए डब्ल्यू होना चाहिए, कुछ भी देख नहीं रहे। बस कॉपी करो, इधर से इधर करो, शब्द चेंज करो, इस तरीके के मतलब एक्सपर्ट है वो। मतलब बिना देखे, मतलब इस तरह का। अब ऐसे ऐसे अगर मान लो एक सवाल से कोई बाहर हो रहा है, तो उसका तो उसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? उस अभ्यर्थी के नुकसान की भरपाई कौन करेगा अगर मान लो ये ऐसे ही रहा तो? अब देखोगे, इसके लिए मैंने फिर दूसरी बुक ली है, क्योंकि हरिमोहन सक्सेना में जो मानचित्र है, मैप है, उसमें गलत है, पर आप उसकी टेबल वगैरह देखोगे तो सब सही है। टेबल में सही है, पर इन्होंने शेडेड एरिया कहा है, तो हम थोड़ी दूसरी बुक लेके आए, क्योंकि वैसे भी आप दूसरी बुक कुछ तो सोर्स दें। तो ये है राजस्थान का वृहत भूगोल, एडवांस्ड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, राजकुमार शर्मा की है। तो इसमें सी ए डब्ल्यू ये लिखा हुआ भी है, कहाँ कहाँ है? कोटा, बूंदी, पूर्वी टोंक, ये माधोपुर। और ये त्रिवार्ता का मैप है, ये थॉर्नवेट का, ये त्रिवार्ता का, ये इधर वाला देखो शेडेड एरिया, और इसमें ये सी ए डब्ल्यू सीधा दिख रहा है, तो ये सी ए डब्ल्यू है। तो ये देखो कोने में कट रहा है, वो सी ए डब्ल्यू है। तो ये इन्होंने, ये आंसर चेंज होगा। अगला है, ये भी सेकंड पेपर का, ये पांचों सवाल सेकंड पेपर के। तो इस वाले में क्या है? करेक्ट मैच कौन सा है? तो कैनगीन माना है आरपीएससी ने, फिलीपींस का, बिल्कुल करेक्ट है। बट इसके अलावा रोका भी है। तो ये दो आंसर सही हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं सही? कौन से? 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 दोनों सही हो रहे हैं, तो इस दिशा में ये क्या होगा? डिलीट होगा, क्योंकि 2 भी सही है और 4 भी सही है। इसके लिए हमने कृषि भूगोल माजिद हुसैन सर की किताब का ऑब्जेक्शन लगाया है। इसमें देखो, फिलीपीन में कंजीन कंजीन, और कहाँ पे लिखा हुआ है? ब्राजील में रोका। ये दोनों लिखे हुए हैं, तो दोनों लिखे हुए हैं, मतलब ये दोनों सही है। इसका मतलब ये क्या होगा? डिलीट होगा। तो ये डिलीट होगा, इससे पहले वाला ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी डिलीट होगा, ये भी डिलीट होगा। 3 डिलीट और 2 चेंज, ये हमारा इसमें रहेगा। अगले वाले में हम बात करें फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेपर की बात करें तो ये वाला जो है, महासागरों की सतह की जल का औसत तापमान लगभग होता है, अप्रोक्सीमेट एवरेज टेम्परेचर ऑफ दी सरफेस वाटर ऑफ द, कहां का पूछा है? सरफेस वाटर का पूछा है। और कितने डिग्री का पूछा है? ये भी नहीं पूछा, एवरेज पूछा है, तो पूरे ही महासागर का हो गया। तो ये जितना होता है, ये लगभग होता है 17 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। वो किसी में है नहीं, नजदीक होता तो 15 डिग्री सेल्सियस होता। तो इस दिशा में इसको भी डिलीट के लिए ऑब्जेक्शन, वही 17 तो डिग्री कहीं दिया नहीं है, तो डिलीट लगाना चाहिए। हालांकि अब ये क्या है, इन्होंने सवाल ये पहले भी एक बार कोई नेट पता नहीं 2012-13 में पूछा गया था, तब 27 डिग्री मान लिया और वो चल भी गया उस समय, क्योंकि वो अभ्यर्थी अवेयर नहीं थे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्या है? 27 डिग्री लिखा हुआ है, पर वहां उन्होंने लिखना भूल गए कि भूमध्य रेखा पे 27 डिग्री होता है एवरेज, ये लिखना भूल गए। इक्वेटर पे है वो 27 डिग्री होता है एवरेज, ये लिखना भूल गए। फिर वो आगे लिख तो रहे हैं कि कम होता जाता है, सब लिखा हुआ है, पर वो, अब जैसे कि ये डीएस लाल की टेबल देखें, तो ये 0 से लेके 10 डिग्री जो अक्षांश है वहां पे देखो,
27 के आसपास है लगभग, इधर भी दोनों के 27 के आसपास। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये टेम्परेचर गिरता जाता है। अब पूरे एवरेज गिनेंगे तो पूरा गिनेंगे तो 17 डिग्री आएगा। अब इसमें और भी आप जितना चाहें लगाएं, इसमें लगाओगे तो ऑब्वियसली ये है डिलीट हो जाएगा। मतलब सही बात है, ये कोई गलत नहीं है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में त्रुटियां तो है, बहुत सारी त्रुटियां हैं। मीएंडर वाले पार्ट में भी त्रुटि है, इसमें भी त्रुटि है। कम से कम भूगोल की किताब में नहीं करते हुए 30-40 त्रुटि तो मैंने देखी है। तो होती है त्रुटियां, ऐसी नहीं है कि उन किताबों में त्रुटियां नहीं है। त्रुटियां दूसरी किताबों में भी होती है। तो त्रुटियों से काम चलेगा नहीं। इस टेबल से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि एवरेज कभी भी 27 नहीं, एवरेज 0 डिग्री पे हो सकता है 27, बाकी पूरे का तो नहीं हो सकता। तो ये डिलीट करवाना है आपको। और भी भले कुछ सविंदर सिंह के लगाना, कुछ डीएस लाल के लगाना, और भी कोई ओशिनोग्राफी की बुक हो वहां पे लिखा हुआ हो तो आप लगा सकते हैं, प्रयास करना है इसका। दूसरा है ये 2 डायमेंशनल डायग्राम। हालांकि 2 डायमेंशनल डायग्राम उत्तर आरपीएससी ने पाई डायग्राम मान लिया, पाई डायग्राम बेटर है ऑप्शन। इसमें देखोगे तो पिरामिड 1D है, पाई डायग्राम 2D है, मल्टीपल बार डायग्राम पिरामिड दोनों की 1D है, ये दोनों 1D है। अब पाई डायग्राम 2D है, ये तो तय बात है। अब कोई किसी किसी को भी ये मालूम नहीं था। अब ये गलत बात है कि आपको ये मालूम नहीं था। मतलब 1D 2D 3D डायग्राम तो पता होने चाहिए। मैंने भी पढ़ा रखे, पूरे डायग्राम का एक वीडियो पूरा बना रखा है, कौन से 1D है, कौन से 2D है, 3D है, मैंने पूरे बताए हैं। तो पता तो होना चाहिए था कि पाई करना चाहिए था। अब कुछ अभ्यर्थी है कि सर हमने तो हिस्टोग्राम कर दिया। हाँ सही है, कर दिया आपने हिस्टोग्राम तो लगाइए, ऑब्जेक्शन अब लगाओ और इसको भाई डिलीट करवाओगे। हिस्टोग्राम है, ये भी डिलीट करवा सकते हो कि जो हिस्टोग्राम है वो भी 2D है। हिस्टोग्राम भी 2D है, तो हिस्टोग्राम भी 2D है तो सही ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों है, इसलिए दोनों सही है। अब हिस्टोग्राम कैसे है, देखो हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इज ए डायग्राम, पूछा क्या हुआ है, कौन सा डायग्राम, 2 डायमेंशनल है तो डायग्राम है, और इट इज ए 2 डायमेंशनल ग्राफ है। तो ये 2 डायमेंशन होता है क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो जो ये बनता है ना, तो लंबाई एक डायमेंशन है। जैसे बार डायग्राम में लंबाई, ओनली लंबाई 1D होती है, पर इसमें क्या है, चौड़ाई भी होती है। क्या होती है, ये ऐसे इस तरह का भी होता है, तो अलग अलग चौड़ाइयों के होते हैं। इस वजह से क्या है, ये जो हिस्टोग्राम है वो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों देखी जाती है, इसलिए ये 2 डायमेंशनल है। तो इसको भी आप डिलीट करवा सकते हो। जिनका गलत हुआ है करवा देना भाई। हिस्टोग्राम नहीं देना चाहिए ऑप्शन, कुछ और दे देते, पिरामिड दे देते, पिरामिड की जगह लाइन लाइन डायग्राम दे देते। क्या दे देते, लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम होता है वो सीधा ऐसे होती लाइनें, ये वन डायमेंशनल होता है, तो वो दे देते ठीक रहता। या फिर कोई थ्री डायमेंशनल दे देते, स्पीयर डायग्राम वगैरह दे देते। अब कुछ दो ऑप्शन है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं। अब जैसे कि ये है, अब ये मुझे इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है, पर मुझे कोई सोर्स नहीं मिला है। आपके पास हो तो। अब इन्होंने क्या किया है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का स्रोत नहीं है, तो ये सीधे उठाएं शोध तकनीकें, मात्रात्मक विधियां, शोध कार्य उपयोगिता, शोध क्षेत्रों का विश्लेषण और भौगोलिक विषयों का सामान्यीकरण। ये सवाल इन्होंने बनाया किससे, बंसल से बनाया है। तो इसमें शोध क्षेत्रों का विश्लेषण भी आ रहा है, शोध कार्य की उपयोगिता भी आ रही है, भौगोलिक विषय का विशिष्टीकरण लिखा हुआ है, और यहाँ विशिष्टीकरण शब्द को चेंज कर दिया सामान्यीकरण में। इनका विशिष्टीकरण का अर्थ है मतलब स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन। जबकि उन्होंने सोचा कि इसको जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण कर दो, जनरलाइजेशन कर दो, ये गलत हो जाएगा। पर बनाने वाला क्या शब्द चेंज कर रहा है, उसके मर्म को समझ नहीं रहा है। हम कोई थ्योरी है, ऑलरेडी साइंटिफिक थ्योरी है, गुड डे एंड हैट की जो किताब पढ़ेंगे तो कोई थ्योरी है वो भी क्या हो सकती है, कोई भी थ्योरी है वो सोर्स हो सकती है। और थ्योरी क्या होती है, थ्योरी जनरलाइज्ड होती है। जनरलाइज्ड ही तो थ्योरी होती है, किसी भी चीज का जनरलाइज कर लो तो वही तो थ्योरी बनती है, वही तो थ्योरी बनती है। तो मेरे अकॉर्डिंग, जितना मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग तो ये भी गलत है, इसके चारों ऑप्शन गलत है, ये भी डिलीट होना चाहिए। पर मुझे थोड़ा बेटर कोई सोर्स नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास रिसर्च एप्टीट्यूड की थोड़ी सी किताबें कम है, CR कोठारी है, बंसल है, ये किताबें ज्यादा इतना पढ़ना भी पड़ता नहीं है तो कम है, और इससे काम चल जाता है। कुछ इंटरनेट वगैरह भी हम यूज कर लेते हैं, वीडियो यूज कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी किताबें मेरे पास थोड़ी सी कम है।
तो अब इसमें अब देखो कि सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस ये किसी ने अब जैसे बनाया हुआ है पीपीटी, तो साइंटिफिक थ्योरी है वो भी हो सकती है, कल्चर भी हो सकता है, ये अलग अलग और भी चीजें हो सकती है, एनालॉजी हो सकती है, अवेलेबल रिसर्च लिटरेचर हो सकता है। तो ये जैसे कि लिटरेचर वाला देखो, लिटरेचर इन्होंने लिखा है तो है तो सही, पर कोई मिल नहीं रहा है, तो आपको मिले तो आप लगा सकते हैं। और ये लास्ट सवाल है। अब इसमें भी देखो, उन्होंने प्रयास तो किया था अच्छा सवाल बनाने का, पर अच्छा सवाल बनाते हैं तब भी गलती रहती है। ये कि भाई इन्होंने लिखा दत्ता एन के 2025 ब्रैकेट में, तो एपी स्टाइल तो है, पर कोई भी बुक होती है या फिर कोई अब रिसर्च पेपर है, तो रिसर्च पेपर जिस जर्नल में होता है वो जर्नल का नाम, या फिर बुक है तो बुक का नाम इटालिक में आता है। क्या आता है? इटालिक अक्षरों में आता है। यहाँ कहीं भी इटालिक नहीं है, तो ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी है, आरपीएससी ने एपीए माना है इसको, एपीए माना है। आप ये लगा सकते हैं कि ये इटालिक में नहीं है, इटालिक में नहीं है, इसका मतलब इटालिक में नहीं है, मतलब ये डिलीट होना चाहिए, क्योंकि ये इटालिक में नहीं लिखा हुआ है। अब लगाओगे कैसे कि एपीए खुद की वेबसाइट है, वहां पे आपको कॉमन रेफरेंस एग्जाम्पल करके एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो उसमें ऑथर्ड बुक का लिखा हुआ है। अभी ऑथर्ड बुक ही तो है, कौन सी ऑथर्ड बुक है? रचित किताब है, तो रचित किताब है, ऑथर बुक है। अब रचित किताब को ऑथर्ड बुक लिखना था, इंग्लिश भी इनकी इतनी पुअर है, ऑल ऑथर बुक साइट, अच्छा वैसे ही लिखा हुआ है, तो ऑथर बुक है, मतलब ऑथर्ड बुक है, सही लिखा हुआ वैसे, ऑथर्ड बुक है। तो इसमें ये लॉसन ये लिखा, और ये देखोगे ये इटालिक है, थोड़ा सा इटालिक है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस इन इमोशनली फोकस कपल थेरेपी, ये इटालिक में होता है, तो ये इटालिक में होना चाहिए। तो ये इसका साइटेशन दे सकते हो, ये इटालिक में होना चाहिए। इसकी गाइडलाइन भी लगा सकते हो साथ में, इसकी गाइडलाइन भी इसी वेबसाइट से आप गाइडलाइन भी कर सकते हो कि भाई ये गाइडलाइन लगा सकते हो, साथ में क्या लगा सकते हो? गाइडलाइन लगा सकते हो। मैंने गाइडलाइन शायद लगाना इसमें भूल गया, तो ये इटालिक है। आप देखो इसका जो फॉन्ट है और इसका फॉन्ट है उसमें फर्क है, इस फॉन्ट में आपको फर्क नजर आ रहा होगा, तो ये लगा सकते हो आप साथ में। किसी ने मान लो गलत हो गया है, क्योंकि कंफ्यूज, आपको पता है, जब जो सीरियस होते हैं उनको तो पता है, जैसे कि हम साइटेशन वगैरह करते हैं तो रेफरेंस लिखते हैं पीछे, तो हमें पता है कि वो इटालिक में होना चाहिए, ये हम सबको मालूम है। तो कुछ लोग हो सकता है ज्यादा सीरियस हो तो उनका ये गलत हो गया है, तो जरूर लगाए। तो ये हमारे टोटल इतने ऑब्जेक्शन हैं, तो आप लगा सकते हैं। और मैंने मतलब कोशिश की आप लोगों की हेल्प हो जाए, तो अगर वीडियो पसंद आया है, आपकी हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके जो अ अ, जो सेकंड पेपर के तो सारे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, फर्स्ट पेपर वाले आप जो मैंने बताए हैं वो आप खुद ही कर लेना, मतलब ये एपीए वाली वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना, सीधा ही पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये आप खुद ही कर लेना। फर्स्ट पेपर के मैंने इतने डाले नहीं, क्योंकि फर्स्ट पेपर वाले, एक तो मुझे रिसर्च वाला वो पता नहीं है, एक ये एपीए वाला है आपको वेबसाइट बोल दी है, और ये प्रैक्टिकल जियोग्राफी मिश्रा वाला है, तो ये वैसे किसी ने ग्रुप में किसी और में डाला हुआ था। और ये जो है आपके पास होगी पक्का, मतलब ओशिनोग्राफी तो आपके पास होगी, भले डीएस लाल या सविंदर सिंह कोई और होगी तो आप लगा लें। तो इसके आप मतलब मैंने बता दिया है कि भाई ये प्रॉब्लम है इसमें, तो आप इसमें लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अच्छा मुझे शेयर करेगा तो मैं वैसे ही इसको मेरे ग्रुप में डाल दूँ, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। आपकी जितना हो सकता है आगे के प्रोसेस में मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे ये ऑब्जेक्शन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे मतलब बहुत ही नंबर आगे पीछे होते हैं, 5 नंबर का फर्क पड़ता है लगभग लगभग। अब देखो 5 गलतियां की है तो 5 नंबर से कितना फर्क पड़ता है, 5 नंबर 2.5 नंबर के वो होते हैं, फिर नेगेटिव और हो रहे हैं इनके, तो लगभग 4 नंबर तो एक एक पेपर से हो रहा है, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये 5 नंबर का पूरा फर्क पड़ जाता है, कम से कम तो 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं, आधे आधे नंबर से बाहर हो जाते हैं, पॉइंटों में बाहर हो जाते हैं। तो सभी को थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें। थैंक यू।